नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन मैट चैनल में। आज हम लोग कला का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकाल की चित्रकला। तो मध्यकाल की जो हम लोग शुरुआती चित्रकला है अभी वो कंप्लीट नहीं हो, तो उसी के सीरीज में एक आज नई सीरीज है। नई सीरीज क्या है? वो सीरीज का नाम है गुजराती शैली, जैन शैली, अभ्रंश शैली। वैसे तो तीनों एक ही शैलियां, लेकिन जैसे जैसे जगह का नाम परिवर्तित होता है शैलियों का नाम बदल जाता है। अगर स्पेशली वो गुजरात में है तो गुजराती शैली, और गुजरात में पहले वो जैन शैली थी, लेकिन गुजरात में होने की वजह से कुछ लोगों ने उसको गुजराती शैली किया। फिर थोड़ा सा जब वो गुजरात से बाहर निकले, अन्य जगहों पर वही चीजें मिलना शुरू हुई, तो उसको अभ्रंश शैली कहा गया। तो क्यों उसको गुजराती शैली कहा गया, जैन शैली क्यों कहा गया, अभ्रंश शैली क्यों कहा गया, और उसमें कौन कौन से चित्र मिले हैं, उन सब की हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। और ये कला का एक महत्वपूर्ण चैप्टर, इससे भी क्वेश्चन अगर आपके 125 आएंगे तो इसमें से जैन शैली, गुजराती शैली, अभ्रंश शैली से कम एक या दो क्वेश्चन जरूर रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग गुजराती शैली से। तो गुजराती शैली ना कह के इसको एक ही साथ लिख लेते हैं, तीनों है वैसे एक ही, गुजराती शैली, जैन शैली, और इसी को आप अपभ्रंश शैली भी कहते हैं। अपभ्रंश शैली समय और जगह के अनुसार इसका नाम बदल रहा है। गुजरात में गुजराती शैली, गुजरात में ही जैन शैली है, और थोड़ा सा जब आप बाहर निकलते हैं अन्य जगहों पे जाते हैं तो ये क्या हो जाती है आपकी अपभ्रंश शैली। तो सर्वप्रथम हम लोग अब देखेंगे गुजराती या जैन शैली के बारे में। तो हम लोग देखते हैं गुजराती और गुजराती या जैन शैली जो है, इसकी सर्वप्रथम जानकारी हमें कौन दिया? तो सर्वप्रथम हमें जानकारी 1924 में, सन 1924 की बात है, बर्लिन म्यूजियम में आनंद कुमार स्वामी जो थे कला समीक्षक थे, गए थे, और ये बर्लिन म्यूजियम से कल्पसूत्र की एक प्रति पाते हैं बर्लिन म्यूजियम में। और वो कल्पसूत्र की प्रति, कल्पसूत्र जानते हैं जैसा कि वो है आपके जैन शैली के, जो कल्पसूत्र की एक प्रति पाते हैं, वो प्रति मांडू में चित्रित थी। मांडू में चित्रित थी। तो और आज जो प्रति है मांडू में, वो वर्तमान में इस समय राष्ट्रीय संग्रहालय आपके दिल्ली में रखी गई है। तो उसी प्रति को पाने के बाद ये इसके निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जो प्रति है, ये जो चित्रकारी है, ये गुजराती शैली की है। सर्वप्रथम हमें जानकारी कौन देता है? आनंद कुमार स्वामी। तो सर्वप्रथम जानकारी हम लोग अगर देखेंगे तो गुजराती शैली या जैन शैली की सर्वप्रथम जानकारी कौन देते हैं आपके? आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी सर्वप्रथम इसकी जानकारी देते हैं। और ये कहाँ इसको पाते हैं? इसको पाते हैं 1924 में बर्लिन म्यूजियम में। बर्लिन म्यूजियम में, बर्लिन म्यूजियम में इस प्रति को पाते हैं, और उसके बाद इन्होंने इसकी क्या की, हम लोगों को जानकारी दी। किसकी? आपकी गुजराती शैली या जैन शैली की। और इस समय रखी कहाँ गई? वर्तमान में अगर इसको देख लेते हैं प्रति को, हाँ, सर्वप्रथम जानकारी 1924 बर्लिन म्यूजियम में कल्पसूत्र की प्रति, कल्पसूत्र की एक प्रति। इसी प्रति के आधार पर इसको इन्होंने गुजराती शैली को गुजराती शैली या जैन शैली का। अब ये रखी कहाँ गई है? वर्तमान में यह रखी गई है आपकी कल्पसूत्र की प्रति वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है। सुरक्षित का मतलब कि रखी गई है। ये आपकी हो गई इसकी जानकारी कि कहाँ से मिली। तो कल्पसूत्र जैसा कि आप जानते हैं कि रचना किसकी है, तो कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि कल्पसूत्र किसने लिखा। कल्पसूत्र की रचना किए कौन? भद्रबाहु। भद्रबाहु कौन थे? भद्रबाहु जैनाचार्य थे, और एक दिगंबर प्रथा के थे।
तो अब हम लोग देखते हैं कि ये चित्र बनना कब शुरू हुआ। तो भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की। अब श्वेतांबर धर्म की जो सचित्र पोथियां थी, श्वेतांबर, जैसा कि आपको पता है कि जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया, एक था आपका श्वेतांबर, एक था दिगंबर। तो श्वेतांबर धर्म की जो सचित्र पोथियां थी ये लिखी गई श्वेतांबर धर्म की सचित्र पोथियां, इनका रचना काल है आपका 1100 से 1500 ईस्वी के मध्य ये सब लिखी गई, उसी के समय लिखी गई। और इन्हीं को आधार बना के उस समय के चित्रकारों ने क्या किया, चित्र रचना की। और ये चित्र किस पे बने थे, उस समय ताड़पत्र पर अंकित थे। ताड़पत्र पे चित्र अंकित थे, जिसके अंतर्गत उस समय की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी आपकी कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा। कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा, ये उस समय की दो प्रसिद्ध पुस्तकें थी जिनके कथा के आधार पर कुछ चित्र निर्मित किए गए। वो चित्र कौन थे, वो चित्र जिसमें फेमस कुछ चित्र थे आपके ऋषभनाथ का चित्र था, ऋषभनाथ का, नेमिनाथ का और पार्श्वनाथ का। ये तीन फेमस तीर्थंकर थे। और उसके अलावा 20 अन्य तीर्थंकरों की भी चित्रों की रचना के 20 अन्य तीर्थंकर प्लस महात्माओं के चित्र बने। कब, उन्हीं पोथियों को आधार बना के इनको बनाया गया। कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा के आधार पे ये चित्र आपके बने, ऋषभनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, 20 अन्य तीर्थंकर प्लस उस समय के महात्माओं को के चित्र बने। अब ये सब चीजें हो गई। उसके बाद एक आते हैं हम लोगों के फेमस कला समीक्षक नाहक लाल चमन लाल मेहता। इनका नाम क्या है, नाहक लाल चमन लाल मेहता। जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है कि ये हैं गुजराती। तो नाहक लाल चमन लाल मेहता रूपम पत्रिका में उस समय के चित्रों के बारे में विवेचन करते हैं और विवेचन करके इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि ये जो जैन शैली है बेसिकली कहाँ की है, गुजरात की है। तो नाहक लाल चमन लाल मेहता का प्रमुख कथन है कि जैन शैली ही गुजराती शैली है। तो नाहक लाल चमन लाल मेहता इन सब चित्रों का अध्ययन करके क्या बोलते हैं कि जैन शैली, जिसको आनंद कुमार स्वामी ने कहा था कि जैन शैली है, जैन शैली गुजराती शैली है, गुजराती शैली है। ये आपके नाहक लाल चमन लाल मेहता कहते हैं। और मेहता के लेख के आधार पे, नाहक लाल चमन लाल मेहता के जो लेख है उसी के आधार पे नाहक लाल चमन लाल मेहता के चित्रों के आधार पे जो इन्होंने जैन शैली और गुजराती शैली का उस समय चित्रों के आधार पर जो रूपम पत्रिका में इन्होंने प्रकाशित कराया था अपनी विवेचना, उसके आधार पे ये एक चीज की और खोज होती है। गुजरात में एक आपको बसंत विलास की एक संस्कृत और गुजराती की मिश्रित प्रति मिलती है। संस्कृत और गुजराती की मिश्रित एक काव्य पत्र मिलता है, यानी कि एक काव्य का पत्र मिलता है जो कपड़े पे चित्रित है। और एक कब का चित्रित है, नाहक लाल चमन लाल मेहता जो जैन शैली को गुजराती शैली बोलते हैं, इनके रूपम पत्रिका को आधार बना के उस समय एक चित्र मिलता है, बसंत विलास की एक प्रति मिलती है। ये प्रति एक काव्य प्रति है, एक काव्य प्रति है। और यह काव्य प्रति मिश्रित है, मिश्रित है मतलब क्या कि ये संस्कृत में भी लिखी गई है
कुछ हिस्सा इसका संस्कृत का है, कुछ हिस्सा इसका गुजराती का है, और लिखा गया है। और एक किस पे, और उसके आधार पर जो चित्र बने हैं उस पे चित्र भी बने हैं। तो ये चित्र बने हैं आपके कपड़े पे। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये आ गए हैं आपके ताड़पत्र से कपड़े पे। कपड़े पे चित्र बने, टोटल कितने चित्र हैं? 79 चित्र बने। और एक कब की है प्रति? 1491 की, 1451 की ये घटना है। ये कैसे हम लोग पता चलता है? क्योंकि आपके नाहकलाल चमालाल मेहता अपने रूपम पत्रिका में इसकी विवेचना कर देते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये बसंत विलास की बात आ गई। तो क्वेश्चन कलाम में बनता है कि बसंत विलास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके आचार्य रत्नागिरी। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बसंत विलास के लेखक कौन है? बसंत विलास के लेखक आचार्य रत्नागिरी है। नोट में लिख देते हैं, बसंत विलास के लेखक आचार्य रत्नागिरी, आचार्य रत्नागिरी हैं। और सर्वप्रथम जैन शैली से ही शुरुआत होती है। क्वेश्चन बना था पिछले साल भी, जैन शैली में ही सर्वप्रथम ताड़पत्र के अलावा वस्त्रों और कागज पे चित्र बनने शुरू हुए। तो ये लाइन याद रहे, जैन शैली में ही सर्वप्रथम आपके कपड़े और कागज पे चित्र बनने शुरू हुए। उससे पहले किस पे बने थे? उससे पहले ताड़पत्र पे बनते थे। तो हम लोग अब देख रहे थे कि जैन शैली में जो ताड़पत्र, कपड़े और कागज पे चित्र बने हैं वो बने तो हैं, तो किन ग्रंथों के सबसे ज्यादा चित्र बने हैं या किन ग्रंथों को सबसे ज्यादा चित्रित किया गया? तो सर्वप्रथम लोग देते चित्रित ग्रंथ लिख दे लेते हैं, जैन शैली के चित्रित ग्रंथ। इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें तो आपका पहला है तो सबसे फेमस उसका कल्पसूत्र है, इसी के आधार पर तो इसकी खोज हुई। कल्पसूत्र, इसको सर्वाधिक चित्रित किया गया है। क्वेश्चन बनेगा जैन शैली में सबसे सर्वाधिक चित्रित कौन सा कृति है? तो आपकी कल्पसूत्र सर्वाधिक चित्रित। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये दोनों तो हो ही जाएंगे, कालकाचार्य कथा, क्योंकि इसी से तो कहानी शुरू हो रही है, कालकाचार्य कथा। कालकाचार्य कथा के अलावा आपका हो जाएगा त्रिशला सकल पुरुष चरित्र, त्रिशला सकल पुरुष चरित्र। ये कौन है? इसको लिखे हैं जैनाचार्य हेमचंद्र ने, यानी जैन आचार्य हैं, ये हेमचंद्र की पुस्तक है, हेमचंद्र के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है। और उसके बाद कथा चरित्र, इसको लिखे हैं आपके सोमदेव। ये कुछ ग्रंथ हैं जिसपे सबसे ज्यादा जैन धर्म में चित्रण किया गया है। आपकी ये हो गई जैन शैली। इस जैन शैली या गुजराती शैली, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं, पढ़ने को आप कितना भी पढ़िए कोई मतलब नहीं है, इससे क्वेश्चन इतने ही आते हैं। तो हम लोग आज गुजराती शैली पढ़ लिया, अब हम इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अपभ्रंश शैली। और गुजराती शैली का नाम कैसे गुजराती शैली पड़ा, या जैन शैली को जैन शैली किन लोगों ने कहा, अपभ्रंश शैली के कैसे नाम पड़ा। तो अब उसके बाद हम लोग देखेंगे अपभ्रंश शैली और गुजराती शैली में अंतर क्या है, क्यों उसको अपभ्रंश शैली कहा जा रहा है, क्यों इसको गुजराती शैली या जैन शैली कहा जाए। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसके बाद अपभ्रंश शैली की, तो हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। और हम लोगों को खेद है कि कुछ टेक्निकल कारण की वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, लेकिन अब रेगुलर आपको वीडियो मिलेंगी। और
आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए और दूसरों से भी करवाइए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।